हेलो फ्रेंड्स। तो यूट्यूब के एजुकेशन जोन चैनल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हमने बात की थी पिछले लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी में हमने देखा था कि भारत की स्थिति और विस्तार अक्षांश के अनुसार किस हिसाब से है, और भारत में जो अक्षांश रेखा है वो कितने अंतर पे है, देशांतर रेखाएं हैं वो कितने अंतर का बनाती हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे आज कि भारतीय मानक देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं आज की बात से। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भारतीय मानक देशांतर, इसको हम IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारक है। ये भारतीय मानक रेखा कहलाती है, भारतीय समय की मानक रेखा कहलाती है ये। और इसका मान कितना है? इसका मान है 82.82 या 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो 30 मिनट और 82 डिग्री का जो कंसेप्ट है, ये आपको मैं इस लेक्चर के पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। अब देखिए, जिस हिसाब से कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसी तरह से इस पर भी प्रश्न आता है कि भारतीय मानक रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो इसमें देखिए, इन राज्यों को हम उत्तर से अगर दक्षिण की ओर लगाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर सीमांध्र। तो यहाँ पे सीमांध्र का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अब तक के जो पुरानी किताबें हैं उनमें अपडेटेड नहीं है, उनमें इसकी जगह लिख रखा है आंध्र प्रदेश, पर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का डिवाइडेशन हो गया है सीमांध्र में और तेलंगाना में। तो यहाँ पे जो सही राज्य आएगा वो आएगा सीमांध्र। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर स्थान से ये एग्जैक्टली गुजरती है। हालांकि ये बहुत कॉमन फैक्ट है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आपको 5 राज्य याद रखने हैं और इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में याद रखना है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में जो अक्षांश रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, और जो भारतीय मानक देशांतर गुजर रहा है 5 राज्यों से, तो ये आपस में मिलते कहाँ हैं? तो इसके लिए देखिए डायग्राम में कि ये मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ये तो है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत के मध्य में से गुजर रही है। ये है भारतीय मानक रेखा जिससे हम समय का निर्धारण कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में मिल रही हैं छत्तीसगढ़ में। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो संजय गांधी नेशनल पार्क में। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है बात। अब हमने पिछले लेक्चर में जिस हिसाब से अंतर देखा था कि कर्क रेखा का भारत के उत्तरी अक्षांश से कितना अंतर है या भारत के दक्षिणी अक्षांश से कितना अंतर है, तो इसी क्रम में आगे चलते हुए हम भारतीय मानक रेखा से अंतर देखेंगे भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु का। तो अगर आप ये लेक्चर सीधा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले आप भारतीय भूगोल का पहला लेक्चर देखिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको 1 मिनट में देखिए बताता हूँ कि हमें पता है कि भारत का मैप कुछ इस तरह से है। अब इस मैप में कर्क रेखा गुजरती है बीच में से, मानक देशांतर गुजरता है इस तरह से। तो जो पिछले लेक्चर में बात की थी वो पूछा गया था कि कर्क रेखा की भारत की ये जो दक्षिणी अक्षांश है 8 डिग्री 4, इससे कितनी दूरी है, और जो उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6, इससे कितनी दूरी है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो भारतीय मानक देशांतर है 82.82 डिग्री का, इससे भारत का पूर्वी देशांतर जो कि 97 डिग्री 25 मिनट है, वो कितना दूर है, और सबसे पश्चिमी देशांतर वो कितना दूर है। तो देखते हैं इसको। तो देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इंदिरा कोल मतलब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो वहाँ का जो अक्षांश था वो था हमारे पास 37 डिग्री 6 मिनट।
तो उसकी कर्क रेखा से दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कर्क रेखा का मान रख देंगे यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट, और इस कर्क रेखा के मान को आप 37 डिग्री 6 में से घटा देंगे, तब आपके पास भारत के उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु की दूरी आ जाएगी कर्क रेखा से। अब ये घटाएंगे तो आप देखिए आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि ऊपर 6 मिनट है और नीचे 30 मिनट है, तो इसको कैसे घटाया जाए। तो इसको घटाने का एक तरीका होता है, जैसे कि हम समय का अंतर निकालते हैं उसी तरह से यहाँ पे अंतर निकालते हैं कि ये जो 1 डिग्री है, आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये समय का नहीं है, ये अक्षांश वाले मिनट हैं। तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री 6 को दे दिया जाए तो 6 के पास 6 मिनट और 1 डिग्री वाले 60 मिनट होके 66 मिनट हो जाएंगे, और 66 मिनट होने के बाद ये 30 में से आसानी से घटाया जा सकता है, और 30 में से इसको जब घटाएंगे तब आएगा 36 मिनट, और इसी तरह से फिर इसके बाद हो जाएगा 36, और 36 में से जब 23 जाएगा तो 13 डिग्री 36 मिनट। तो इसको ध्यान रखेंगे, 13 डिग्री 36 मिनट का अंतर है। इस तरह का सवाल, अच्छे सवाल पूछा जा सकता है। ये तो हुई भारत के उत्तरी बिंदु की बात, जो कि कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के दक्षिणी बिंदु की कर्क रेखा से कितनी दूरी है। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो दक्षिणी बिंदु है उसका मान है 6 डिग्री 4 मिनट, और ये इंदिरा पॉइंट वाला बिंदु है। तो कर्क रेखा से दूरी निकालने के लिए कर्क रेखा को ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे, क्योंकि कर्क रेखा का मान ज़्यादा है इसलिए उसमें से घटाया जाएगा। हमेशा यही फार्मूला रहेगा, जिस भी अक्षांश रेखा का मान हो ज़्यादा होगा उसमें से हम घटाएंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 30 में से 4 जाएगा 26 मिनट, 23 में से 6 जाएगा 17 डिग्री। तो 17 डिग्री 26 मिनट का अंतर है भारत के दक्षिणी बिंदु और कर्क रेखा के मध्य। अब देखिए सवाल को पूछने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा से इंदिरा कोल ज़्यादा दूरी पर है या इंदिरा पॉइंट ज़्यादा दूरी पर है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा अक्षांशों का अंतर होगा उतनी ही ज़्यादा दूरी होगी। तो इंदिरा पॉइंट ज़्यादा दूरी पर है इंदिरा कोल से, ठीक है। चलिए, ये जो 6 डिग्री 4 मिनट की बात की थी, ये हमने इंदिरा पॉइंट की बात की थी, जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे दक्षिणी द्वीप जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, वहाँ पर है। पर ये तो हो गई द्वीप समूह की बात। पर अगर हमें कहना हो मुख्य भूमि की बात, मुख्य भूमि मतलब भारत का मेनलैंड, द्वीप की बात नहीं कर रहे, द्वीप की बात करते तो हम यहाँ से लेते, ये हम कर चुके हैं। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं तो हम केप कोमरिन पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये कर्क रेखा से कितना दूर है। तो इसको घटाने के लिए आप क्या करेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा का मान, और यहाँ से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से इनको आप जब घटाएंगे तो 30 4 26, और 23 में से 8 गए 15 डिग्री 26 मिनट। अब आपसे प्रश्न आता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है या सर्वाधिक समीप है। तो आपके पास अगर ये 3 ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंदिरा कोल का, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट का, तीसरा है केप कोमरिन का, तो आप देखेंगे कि सबसे पास में है इंदिरा कोल, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो है 13 डिग्री 36 मिनट। दूसरे स्थान पे है इंदिरा पॉइंट जो कि दूसरे स्थान पे है केप कोमरिन जो कि है 15 डिग्री 26 मिनट पे, और तीसरे स्थान पे इंदिरा पॉइंट, ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो इस तरह के सवालों को ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं ये। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो हमने कर्क रेखा से निकाल लिया। अब हम IST से बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या 82.5 डिग्री वाली रेखा से। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, इसका मान कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। ये सबसे पश्चिमी देशांतर है, इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये बीच में है हमारे पास मानक दिशा। तो इनकी दूरी क्या है। अब इनकी दूरी को निकालने की बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर रहेगा निकालने का। तो IST से कहें गुहार मोती की दूरी या 68 डिग्री 7 की दूरी, तो एक ही बात है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती या राजहिर क्रिक। तो वापस देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहला लेक्चर वापस जाके तो देखिए, यहाँ पे आप रख देंगे ज़्यादा देशांतर वाले का मान
82.5, उसमें से घटाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट, तो आ जाएगा आपके पास 14 डिग्री 23 मिनट का मान। इसी तरह से अगर हम कहें IST से किबुतु की दूरी, यहाँ पे जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो हमारा किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, पिछले लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। तो अगर इन दोनों के बीच में दूरी देखनी हो तो 97 डिग्री 25 मिनट, उसमें से हम घटाएंगे 82 डिग्री 20 मिनट और हमारे पास आ जाएगा 14 डिग्री 55 मिनट। तो अब देखिए कि अब आपसे पूछा जाए कि IST से या भारतीय मानक देशांतर से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा बिंदु है, किबुतु है या गुहार मोती है, तो आप इसे देख के बता सकते हैं कि लगभग, वैसे तो बराबर दूरी है, फिर भी थोड़ा बहुत जो अंतर है, तो गुहार मोती पास में है और किबुतु थोड़ा सा दूर है। तो इस तरह से हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की दूरी देख लेते हैं IST से, और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की दूरी देख लेते हैं कर्क रेखा से। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम सूर्योदय का कंसेप्ट समझ ले, जैसे राजस्थान के भूगोल में समझा था। राजस्थान के भूगोल के जो पहले दूसरे लेक्चर थे वहाँ पे ये बात हुई थी कि जो सूर्योदय है वो और सूर्यास्त है, एक्चुअल में वो डिपेंड करता है पृथ्वी के घूर्णन पर। जैसे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और ये सूर्य का जो चक्कर लगाना है ये कहलाता है परिक्रमण। इसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और ये जो घूमना है ये कहलाता है पश्चिम से पूर्व या एंटी क्लॉकवाइज घूमना। इसीलिए सूर्य हमें पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम से अस्त होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पूर्वी बिंदु है, तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ दिखेगा। उसके बाद सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सूर्य की स्थिति धीरे धीरे आगे की ओर जाएगी, पहले यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से, और सबसे अंत में सूर्योदय होगा गुहार मोती पर इस अंतर के बावजूद भी हम पूरे भारत में एक ही समय मानते हैं। हमारी सभी घड़ियों में एक ही समय चलता है, चाहे आप किबुतु में रहें, चाहे आप गुहार मोती में रहे, तो आपकी घड़ी में अगर सुबह 5 बज रहे हैं तो वहाँ पे भी 5 ही बज रहे होंगे किबुतु में। सूर्योदय के समय में अंतर है, तो इसलिए क्या दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी घड़ी में 5 बजे हैं पूरे भारत में, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्योदय पहले हो चुका है, तो 5 बजे यहाँ पर ज़्यादा लाइट हो जाएगी और यहाँ पर अंधेरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है। 5 बजे का जो समय हमने डिसाइड किया है वो तब किया है जब सूर्य मानक देशांतर रेखा पर होगा, इसीलिए पूरे भारत का समय एक मान रखा है। इस कंसेप्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के एक लेक्चर में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि सबसे पूर्वी बिंदु पर किबुतु है, सूर्योदय सबसे पहले होगा और गुहार मोती में सबसे अंत में होगा, और इनमें अंतर कितना रहेगा, तो अंतर निकालने के लिए आपको पता है 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, और यहाँ पे लगभग जो अंतर है वो 14 डिग्री का है। तो 14 डिग्री का जो अंतर होगा वो 14 डिग्री इंटू 4 मिनट बराबर 56 मिनट का अंतर रहेगा मानक देशांतर रेखा से। मतलब इन दोनों के बीच में 56 मिनट का अंतर और यहाँ पे 56 मिनट का अंतर, पर ये घड़ी में 56 मिनट के रूप में नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा। घड़ी में समय एक ही रहेगा, क्योंकि हमने मानक देशांतर पर जो समय होता है वो पूरे भारत के लिए निर्धारित कर रखा है। आपसे वापस कहता हूँ कि इस लेक्चर को हम दोबारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर में और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आप इतना ही बेसिक ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कैसी है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में सूर्य, उसके सामने पृथ्वी है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी के मध्य भाग पर हैं 0 डिग्री अक्षांश पर, और जो तिरछापन है वो 90 डिग्री पर बढ़ता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे सूर्य अपनी सीधी किरणें देता है वो हिस्सा पृथ्वी का हमेशा गर्म रहता है, और ये जो हिस्सा है पृथ्वी का ये 23.5 डिग्री या कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा के बीच का है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमेशा गर्म रहता है सूर्य की सीधी किरणों के कारण, तो इसलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद
23.5 डिग्री या कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, उत्तर में तो कहते हैं इस चीज़ को आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो यहाँ पे ना तो सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा सीधी हैं ना बहुत ज़्यादा तिरछी हैं, तो यहाँ पे शीत प्लस उष्ण दोनों ही रहते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन 23.5 से 66.5 के मध्य। अब लास्ट में 66.5 से लेकर 90 डिग्री, और यहाँ भी 66.5 से लेकर 90 डिग्री में हमेशा सूर्य की किरणों का तिरछापन इतना ज़्यादा है कि इनमें गर्मी नहीं रहती, तो यहाँ पर धरातल पर बर्फ़ भी जमी रहती है और वो पिघलती भी नहीं, तो इसलिए ये कहलाते हैं शीत कटिबंध। तो इस तरह से पृथ्वी पर अगर हम सूर्य की स्थिति के हिसाब से कटिबंधों को डिसाइड करें तो 3 तरह के कटिबंध मिलते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अब भारत की स्थिति कैसी है और भारत की जलवायु कैसी है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है, क्योंकि आप भारत को कहते हो कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, भारत को आप कहते हो कि भारत उष्ण कटिबंधीय देश है, पर यहाँ पे आप उल्टी बात देखोगे। देखिए भारत को मैंने यहाँ दिखा रखा है मैप से, अब देखिए इस चीज़ में भारत को जो मैप से दिखा रखा है, तो यहाँ पे ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 8 डिग्री 4 मिनट होने के बाद ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए भारत का जो विस्तार है वो विस्तार एक्चुअल में उष्ण में भी है और शीतोष्ण में भी है, और भारत का जो संकरा भाग है वो तो है उष्ण में और ज़्यादा बड़ा भाग है शीतोष्ण में। ऐसा कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है ये 33% है जो उष्ण कटिबंध में स्थित है, और 67% भारत शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, फिर भी हम भारत को उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी किताबों में पूछा भी गया है ऐसा क्यों है, तो आप इसके बारे में सोचिए, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। फिलहाल आप देखिए कि भारत जलवायुवीय स्थिति से उष्णकटिबंध है और अक्षांशीय स्थिति से दोनों कटिबंधों में आता है, और इसका जो सबसे बड़ा भाग है 67% वो शीतोष्ण में आता है, फिर भी हम इसको शीतोष्ण में नहीं कहते, शीतोष्ण जलवायु वाला प्रदेश नहीं कहते। इसका क्या कारण है, तो ये आप देखिए किताबों में, ट्राई कीजिए, और हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।